नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग अपने वीकली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे वर्तमान हफ्ते की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए देखते हैं क्या-क्या है और उनसे जुड़ी हुई क्या-क्या खास बातें आपको याद रखनी है। तो अभी फिलहाल बीते हफ्ते में जो महत्वपूर्ण खबरें चर्चाओं में रही है, उनमें पहला है बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए। ये रिक्वेस्ट जो थी वो की गई थी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा। चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सीमा बढ़ा दी थी। जो ईच जो पोलिंग स्टेशन होता है, ईच पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने लिमिट बढ़ाई थी वोटर्स की, तो इस वजह से पिटीशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, तो मामला डिस्कस हुआ था। इसके अलावा संसद में बातचीत चली है थोड़ी एआईजेएस परीक्षा को लेकर के, तो देखेंगे चीज़ों को। इसके अलावा यूजीसी ने अब मतलब अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए थोड़े नियमों में बदलाव किए हैं, तो स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए नए नियम आए हैं। देखेंगे क्या क्या है यूजी पीजी के लिए। इसके अलावा चीन के साथ संबंधों के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत क्या-क्या हैं, जानेंगे। आइए पहला जानते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो पहले हमारी न्यूज़ है बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए। तो ये मामला क्यों चर्चाओं में आया है? क्योंकि बांग्लादेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में आप फिलहाल विशेष शांति सेना भेजें क्योंकि हालत जो है वहाँ पे ठीक नहीं चल रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट की। इसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि बंगाल विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप यूएन में इस मुद्दे को उठाएँ। शांति सेना भेजे जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है फिलहाल, तो अपील कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करे ताकि वहाँ पे हालात ठीक हो सके। बीते दिनों माइनॉरिटीज़ को लेकर के काफ़ी अत्याचार हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से मुद्दा जो है भारत में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और बांग्लादेश के माइनॉरिटी जो है वो खास तौर पे हिंदू हैं, इसी वजह से चीज़ें ज़्यादा डिस्कस में आ रही हैं। ठीक है? तो इसके अलावा ये भी है कि शांति सेना किसी देश को संघर्ष के रास्ते से वापस शांति के रास्ते पर लाने का काम करती है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया जाए। दुनिया में कई जगह पे स्थापित है, तो बांग्लादेश में भी स्थापित हो जाएगी तो माना जा रहा है चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में क्या शामिल है? जहाँ कहीं भी संघर्ष होता है, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामुदायिक प्रयास को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के नाम से जाना जाता है, यूएन पीस कीपिंग मिशन। इसमें क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में जहाँ पे लगता है संघर्ष हो रहा है, तो यूएन दुनिया के अलग-अलग देशों के सेनाओं को मिलाता है। तो अलग-अलग जगह से सेनाओं को उठाया जाता है, सेनाओं को मिला-जुला करके एक पूरा मिशन तैयार किया जाता है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर शांति स्थापित करेंगे, यानी कि जो संघर्ष है वहाँ पे, चाहे वो नस्लीय है, चाहे जातीय है या सीमा विवाद है, तो उसको अब आप होने नहीं देंगे। बीच में आप मौजूदगी आपकी जो होगी वो यहाँ पर संघर्ष को विराम लगाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अक्सर ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है। जनरली इनकी ड्रेस जो होती है वो ब्लू होती है, तो इसलिए इनको ब्लू बैरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स भी कह देते हैं। हल्के नीले रंग के बैरेट या हेलमेट पहनते हैं ये लोग। ठीक है? इसमें सैनिक, पुलिस अधिकारी, नागरिक कर्मी सभी शामिल हो सकते हैं, सबको इजाज़त है। कहीं-कहीं जगह पे सिविलियन मतलब जो सिविलियन वगैरह भी रहते हैं। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को संघर्ष के मुख्य पक्षों की सहमति से तैनात किया जाता है। इसे किसी संघर्ष में शामिल पक्षों के अनुरोध पर या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से तैनात किया जाता है। तो 1948 में हुआ था यूएन पीस मिशन का गठन सबसे पहले। तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन जो है वो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ। पूरे देश में अलग-अलग जगह पे इसको स्थापित करने का काम किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 120 सदस्य देशों के जवान इन शांति सेनाओं के अंदर शामिल हैं। कौन कैसे शामिल होता है, इसको लेकर के कुछ बातें जो है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर विंशवर दयाल निर्वाण जी ने बताई थी। तो उन्होंने बताया कि यूएन तय करता है कि किस देश के कितने सैनिक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था कि लेबनान और इजराइल सीमा पर विवाद चला, तो वहाँ पर जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है उसमें भारत के 900 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। तो जब विवाद हुआ था, इजराइल ने हमले किए थे, तो भारत ने भी चिंताएं व्यक्त की थी। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन के सिलेबस बेस फिजिकल और फॉर्मेशन बेस पर होता है। ठीक है? कंपनी कमांडर ही सैनिक के पीछे सैनिक रिकॉर्ड को देख करके सिलेक्शन करते हैं, उनको लगता है कि हाँ किसको भेजा जाना चाहिए, उसको भेजते हैं। इसमें उसका डिसिप्लिन, कोर वैल्यू और कल्चर, इन सभी चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो जितने रिक्वायरमेंट आती है, जितने लोगों के लिए बोला जाता है, फिर उतने का सिलेक्शन करके आगे भेज दिया जाता है ताकि पीस कीपिंग मिशन को आगे संभाला जा सके। ठीक है? तो देखेंगे आने वाले समय में होगी या नहीं और मोदी जी ये मुद्दा उठाएंगे या नहीं। पर इसी के साथ ज़रूरी है कि हम लोग अपनी दूसरी न्यूज़ डिस्कस करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा चुनाव आयोग से कि मतदाता सीमा बढ़ाने के पीछे का तर्क क्या है। तो देखिए, मतदाता सीमा को किस प्रकार से बढ़ाया गया, पहले ये समझिए। दरअसल बीते दिनों इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल परिवर्तित किया और उसने बोला कि अब हर एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या यानी कि वोटर्स की संख्या जो होगी वो 1500 होगी। ठीक है? अब इससे पहले की स्थिति क्या है? दरअसल जो इससे पहले की स्थिति थी वो ये थी कि अगर आपका अर्बन एरिया है तो एक जगह पर
1400 वोटर्स की लिमिट निर्धारित थी, वहीं रूरल एरिया के अंदर 1200 वोटर्स की लिमिट निर्धारित थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक काम करते हैं, वोटर्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग 1500 लोगों का वोटिंग करवाते हैं एक ही पोलिंग स्टेशन पे। तो इस मुद्दे को लेकर थोड़ा विवाद उठा। तो एक पिटीशन जो थी वो इंदु प्रकाश सिंह ने दायर करी सुप्रीम कोर्ट में। उनसे बोला कि भाई मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के पीछे कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा, स्थिति समझ में नहीं आ रही और चीज़ें बहुत गलत हैं। और जिस वजह से और जिस तरह से मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया गया है, ये हमारे देश के जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के वोटिंग राइट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये बात सामने आई। साथ-साथ याचिका में ये भी कहा गया है कि जो निर्णय है इलेक्शन कमीशन का वो किसी भी डेटा पर आधारित नहीं है। बिना किसी डेटा के इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ा दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता की ओर से ये बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी जो थे उन्होंने दलील रखी यहाँ पर कि भाई 1200 से 1500 कर दिया है। इससे क्या होगा, वंचित समूहों पे प्रभाव पड़ेगा। वंचित समूह कौन? जैसे कि मान लीजिए वैसे तो इलेक्शन डे जो होता है उस दिन हॉलीडे रखा जाता है, छुट्टी रखी जाती है ताकि सब लोग वोट कर सकें। लेकिन सबकी छुट्टी नहीं होती है। जैसे जिन लोगों की अपनी दुकानें होती हैं वो लोग खोल लेते हैं अगर वो रेंज से बाहर हैं पोलिंग स्टेशन की तो। इसके अलावा जो लोग दिहाड़ी मजदूर वगैरह हैं वो लोग भी खोल लेते हैं। तो उन लोग को ये होता है कि जाएँ, वोटिंग करें और अपने काम पे निकल जाएँ अपना वोट कास्ट करके। अब क्या होता है कि आपने क्या किया कि पहले संख्या ऑलरेडी 1200-1400 थी, उसमें भी बहुत भीड़-भाड़ रहती थी, परेशानियाँ होती थी। अब आपने 1500 कर दिया है, भीड़-भाड़ बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोग जल्दबाजी वाले होंगे वो लोग सोचेंगे कि लाइन में लगने से अच्छा है काम पे ध्यान दे लें, क्योंकि सरकार चलती रहेगी, देश चलता रहेगा, पर घर चलाना भी ज़रूरी है। तो इसी विवाद को यहाँ उठाया गया, मुद्दे को उठाया गया और बोला गया कि ये तो बहुत सारे लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगा। ठीक है, वो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, उनको परेशानियाँ होगी, तो आपको विचार इस पे करना चाहिए। पहले ही लंबी कतारें हैं, प्रतीक्षा का समय बहुत ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चुनाव आयोग के फैसले का मामला जो देखा जा रहा है वो आने वाले समय में बिहार और दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है उन पे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चुनाव जनरली बेशक 11 घंटे चलता है, ये हमारे यहाँ फिक्स है। सुबह 7 बजे से हम देखते हैं कि जो वोट डालने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, शाम को 6 बजे तक का समय निर्धारित है। हालाँकि यहाँ पे ये नियम भी बना हुआ है कि 6 बजे तक जितने लोग एंट्री कर जाते हैं पोलिंग स्टेशन में, उन सभी का वोट डलवाना अनिवार्य है। तो अब जब 11 घंटे पोल चलता है तो ऐसी स्थिति में एक वोट डालने में 60 से 90 सेकंड लगते हैं, ये जनरली माना जाता है। अब इस दौरान आप कैसे भी वोट डाल लीजिए, अगर 7 सेकंड के हिसाब से हर व्यक्ति डालता है, तो आप पूरे के पूरे 11 घंटों में 660 व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। अगर 90 सेकंड लगते हैं तो अधिक से अधिक हम देख रहे हैं कि भाई 490 लोग ही वोट डाल पाएँगे, जो संख्या पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। आपने 1200-1400 रखा हुआ है, उसके हिसाब से तो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। अब 1500 कर देंगे तो ये वोट परसेंट जो है और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और अभी वर्तमान स्थिति भी यही कहती है कि देश में लगभग 65% लोग ही वोट कास्ट कर पाते हैं। मतलब इतना ही चल रहा है वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ पर, तो जो कि पहले ही कम है। अब इसको बढ़ाने पे काम करना चाहिए। आपका जो काम है वो काम पहले ही काफ़ी ज़्यादा कम करने पे लगा हुआ है, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए तो बेहतर रहेगा, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा रहेगा, तो इस तरफ ध्यान दीजिए। तो इस मामले पर सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि भाई बात तो सारी की सारी ठीक है, अच्छा लगा हमें भी सुन कर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मामला तो ठीक नहीं है, तो जवाब दो। तो अब इसके ऊपर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि 2019 से मतदान इसी तरह से हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है, राजनीतिक दलों को भी चीज़ें ठीक लग रही हैं। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभी जो चीज़ें थी पिछली वो 2011 की जनगणना से चल रही थी। हालाँकि जो वोटर्स लिस्ट होती है वो हर बार तैयार की जाती है, तो वोटर्स लिस्ट वगैरह तैयार होकर के बाकी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमैटिकली चल ही रही होती हैं व्यवस्था में। लेकिन फिर भी क्या है कि इस तरह से चीज़ों को बदल देना अचानक से बड़ा प्रभाव डाल सकता है, ये माना गया। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस चीज़ें चल रही हैं, हो जा रहा है तो इसलिए हमने किया है। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि वोटर संख्या बढ़ रही है, तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि अगर वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, तो आप पोलिंग स्टेशन बना लीजिए ना। पोलिंग स्टेशन बनाएँगे तो ठीक रहेगा। पर कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन बच रहा है। वो पोलिंग स्टेशन बढ़ाने की जगह वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही वोटर्स की संख्या बढ़ा दे रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन बढ़ता है तो सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत पड़ेगी, अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। तो इलेक्शन कमीशन को लगा कि इसी में एडजस्ट कर देते हैं, खर्चा-वर्चा बच जाएगा और जिस तरह के रिसोर्सेज़ यूज़ में आ रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज़ पे काम हो जाएगा। लेकिन इससे वोट देने वाले लोग अगर वंचित होते हैं, तो ये चीज़ें फिर गलत हैं, इस प्रकार से माना जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है, मामले में भी जाँच चल रही है, इनसे चीज़ें माँगी गई है, तो जल्द जवाब आएगा और आने वाले समय में दोबारा सुनवाई होगी। तब देखेंगे कि अंतिम निर्णय क्या होता है और ये जो मतदाता के लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, नई संख्या रहती है कि या फिर वापस से पुरानी संख्या पे जाना होगा, अभी क्लियर नहीं है। इसी के बाद बात करते हैं हम लोग एआईजीएस परीक्षा से होगी कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं वो चर्चाओं में इस वजह से आई है क्योंकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बोला है कि फिलहाल जो सरकार है, वो अदालतों में जजों के पदों को भरने के लिए काम कर रही है। क्यों काम करना ज़रूरी है? क्योंकि फिलहाल पोस्ट जो है वो काफ़ी वैकेंट है। जैसे कि डाटा ये कहता है कि निचली अदालतों में 5245 जजों की वैकेंसी है। हाई कोर्ट के अंदर देखा जाता है कि 364 पोस्ट खाली हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2 पोस्ट खाली थी, अभी खाली नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में दरअसल क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो रिटायर हुए। इसके साथ साथ उनके अलावा रिटायर हुई जस्टिस हिमा कोहली। तो ये 2 लोग रिटायर हुए जिसकी वजह से 2 सीट सुप्रीम कोर्ट में खाली हो गई थी। तो एक सीट जो है वो फिलहाल दिल्ली के चीफ जस्टिस जो थे दिल्ली हाई कोर्ट के मनमोहन, उनको अपॉइंट करवा दिया गया। तो अभी एक सीट खाली है, लेकिन निचली अदालतों में और हाई कोर्ट में थोड़ी संख्या ज़्यादा है। अब जहाँ देखा जा रहा है कि जजेस को लेकर के दिक्कतें हैं, अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हो रखा है, ठीक उसी प्रकार से देश के अंदर केस भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। निचली अदालतों में 4,56,61,000 केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 57,82,281 केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 82,171 केस पेंडिंग है। ओवरऑल डाटा कहता है कि 5,15,25,453 केस पेंडिंग है। अब इतने पेंडिंग केसेस को निपटाना है जल्द से जल्द, तो कैसे हो सकता है? जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो तेजी से काम किया जा सकेगा। हालांकि अभी चीज़ें जो हैं वो वर्तमान नियमों के हिसाब से चल रही हैं। जैसे कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो होती है वो संविधान के अनुच्छेद 217 से 224, 217 और 224 के तहत की जाती है। कार्यपालिका न्यायपालिका मिलजुल करके काम संभालती है, अपॉइंटमेंट करती हैं, चाहे एग्जाम लेना हो या फिर एक्सपीरियंस या बाकी चीज़ों को देख करके करना हो। इसके लिए गाइडलाइन जो है वो 2007 में आई थी मलिक मजहर सुल्तान मामले में, तो उसको फॉलो किया जाता है। पर फिर भी पद जो है वो बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो व्यवस्था सुनिश्चित हो कि पद खाली ना हो, क्योंकि पद खाली होने से कोर्ट की जो कार्य क्षमता है वो गिर जाती है, तो इसको बरकरार रखना है। हालांकि इसी बीच चर्चाओं में एआईजीएस भी आया, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने के लिए पहले से ही बातचीत चल रही है। तो संभावना है कि सरकार इसको भी बना सकती है, क्योंकि पद खाली है तो एक नियमित प्रक्रिया हो जाएगी और नियमित रूप से जजेस की भर्ती होती रहेंगी तो चीज़ें ठीक रहेंगी। तो संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि सरकार जो है वो बना सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी बना सकती है न्यायाधीशों के पद के लिए। हालांकि इसके लिए एक ड्राफ्ट 2012 में तैयार हुआ था, फिर 2013 और 15 में न्यायपालिका और कार्यपालिका की संयुक्त बैठकों में रखा भी गया था, पर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई मतभेद के कारण। कोर्ट को लगता है कि कोर्ट को लगता है कि विधायिका कार्यपालिका हमारे काम में इंटरफेयर कर रही है। कोर्ट कहता है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं। पर विधायिका को लगता है कि भाई चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। कार्यपालिका को ये लगता है कि भाई आपको प्रॉपर सिस्टमैटिकली चीज़ें करनी है ताकि न्याय व्यवस्था ठीक रहे। तो कई बार इसी वजह से विवाद हो जाता है, पर चीज़ें फाइनल नहीं हो पाती है। बाकी देखेंगे क्या होगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में, और चीज़ें पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कह रही है स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए नए नियमों के बारे में। तो यूजीसी ने कुछ नए नियम बताए हैं, जिसके अकॉर्डिंग 2025-26 से अब देश भर में यूजी और पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो अगला जो हमारा सेशन आ रहा है उसी सेशन से ही चीज़ें बदल जाएंगी। तो क्या क्या बदला? कह रहे हैं कि साल में 2 बार प्रवेश देने की अनुमति। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में एक बार ही परमिशन होती थी, जब जनरली आप लोग जुलाई या अगस्त के महीने में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। तो यूजीसी कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन अब चीज़ों को संभाल सकते हैं, उनको हम कहेंगे कि साल में 2 बार एडमिशन करा लीजिए, 2 सेशन चलाइए आप साल में, ठीक रहेगा, जितना कर सकते हैं कीजिए। जैसे कि इग्नू में ऑलरेडी ऐसे ही व्यवस्था है, इग्नू में पहले ही 2 सेशन चलते हैं साल के, है ना? तो वही वाली बात यहाँ रखी जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कक्षा 12वीं के अंदर आपने क्या पढ़ा हो, वो अब बाध्यता नहीं रहेगा आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। अगर मान लीजिए कि आप 12th में आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, आप ग्रेजुएशन साइंस से करना चाहते हैं, तो पहले ये था कि आप नहीं कर सकते थे, है ना? तो अब ऐसी स्थिति है कि भाई आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, आपको चाहे बीएससी करनी है, आपको बीकॉम करनी है, आप आर्ट्स से पढ़ें, आपको बस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। जिस भी आपको परीक्षा में जिस भी आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करना है, जो निर्धारित एंट्रेंस है। अगर आप क्लियर करते हैं तो बाकी और जो विद्यार्थी हैं उनके अकॉर्डिंग आपको भी प्रेफर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा और आपको एडमिशन दिया जाएगा, बस परीक्षा के आधार पर, ठीक है? तो एंट्रेंस एग्जाम को प्रायोरिटी दे दिया गया। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके पीछे का बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से ये नई गाइडलाइन जो है वो सामने आई है। छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकता पर इसके तहत निर्णय भी लेना है तो वो इंस्टीट्यूशन खुद लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत चीज़ें इस प्रकार से फाइनल की गई है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो अधिक समावेशी हो जाए और बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ने का मौका मिले, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यूजी डिग्री लेने के लिए क्रेडिट का मतलब अपने मेन सब्जेक्ट में सिर्फ 50% लाने हैं, आप पास हो जाएंगे। बाकी के 50% आपकी एक्स्ट्रा चीज़ों से, जैसे कि आपकी स्किल रिलेटेड कोर्सेज से, प्रशिक्षुता से या फिर बहुविषयक विषयों से चुन करके आपको 50% क्रेडिट जो है वो अलग से मिल जाएंगे। 50% आपके बुक्स वगैरह सिलेबस वगैरह से मिल जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जो चल रही है वो ये चल रही है कि एक्सटेंडेड और एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, यानी कि जो हमारी ग्रेजुएशन होती है वो 3 वर्षों की होती है, पर यहाँ पर यूजीसी कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है 3 वर्ष ही पढ़ो। अगर आप एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम चाहते हैं तो आप 3 वर्ष से पहले भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड करना है तो 3 वर्ष के बाद भी कर सकते हैं। इससे उन बच्चों को फायदा होगा जिनकी क्षमताएं अच्छी है, जिनको पढ़ने समझने में चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, वो लोग जल्दी पूरा कर लेंगे। जिनको चीज़ें देर से समझ में आती है या परेशानियों से ग्रसित हैं या काम भी करते हैं साथ साथ, तो वो लोग एक्सटेंडेड प्रोग्राम ले सकते हैं, वो अतिरिक्त समय लेकर के अपनी डिग्री पूरा कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू बराबर ही रहेगी, कम नहीं काउंट होगी,
ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चीज़ों का निर्णय ले सकती है, क्योंकि त्वरित डिग्री कार्यक्रम और जो विस्तारित डिग्री कार्यक्रम है ये सिर्फ जिस अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही लागू होगा। तो 10% तक निर्णय ले सकती है वो, इसमें रिजर्वेशन देने के लिए, त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। जो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है उसमें कोई लिमिट रखी नहीं गई है। और अगर आपको निर्णय लेना है एक्सटेंडेड या फिर एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम का, तो आपको ये फर्स्ट ईयर में ही लेना होगा। फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर में ले सकते हैं। इसके बाद आप ये निर्णय नहीं ले सकते कि एक्सेलरेटेड में जाएंगे या फिर एक्सटेंडेड में। जो जैसी व्यवस्था चल रही है वो वैसी ही चलती रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव कैसा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात देखने वाली है, चाहे आप एक्सटेंडेड ले लीजिए या फिर एक्सेलरेटेड ले लीजिए, इस पूरे मामले के दौरान जो आपकी चीज़ें रहेंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। जो निर्धारित सिलेबस है आपको वही पूरा करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ठीक है। तो इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी उसको देख लेते हैं। वो कह रही है कि चीन के साथ संबंधों के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं हमारे विदेश मंत्री ने। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में चीन के साथ सीमा समझौते और उस पर हुई प्रगति की जानकारी सदन को दी। विदेश मंत्री ने यहाँ पर यह बताया कि पूर्वी लद्दाख में चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से सैनिकों की पूर्ण वापसी हो चुकी है। भारत सीमा मुद्दे का निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान खोजने के लिए चीन से बातचीत भी कर रहा है और चीजें चल रही है आगे बढ़ करके। इसके साथ साथ ही हमारे विदेश मंत्री ने 3 सिद्धांत दिए हैं, जिन 3 सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए हर एक परिस्थिति में। तो पहला सिद्धांत जो है वो है दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से सम्मान और पालन करना। एलएसी का दोनों देश पालन करेंगे तो विवाद आने वाले समय में नहीं होगा। किसी भी पक्ष को यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी कि जो स्थिति बनी हुई है कोई भी देश उसको बदलने का प्रयास ना करे, जो जैसा है वैसा ही रहने दे। ऐसा नहीं कि हम उधर चौकी बनाना चाहेंगे, इधर वाले सोचिए हम उधर चौकी बनाएंगे, उधर का हिस्सा कब जाएंगे। तो ये ऐसा विचार ना आए मन में, बेहतर होगा। ये दूसरा सिद्धांत है। अतीत में किए गए समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, ये तीसरा सिद्धांत है। तो ये 3 सिद्धांत फिलहाल विदेश मंत्री ने बता दिए हैं यहाँ पर। तो इन 3 सिद्धांतों चलते हैं तो आने वाले समय में सभी चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि 2020 से विवाद है भारत और चीन के बीच में, लेकिन देखते हैं कब तक चीज़ें सुलझ रही हैं, मतलब तेज़ी से। आने वाले समय में लगता है कि पूरी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा विवाद ना हो। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश में सैनिकों की तैनाती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक्सेलरेटेड और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम पे आपका क्या विचार है? और साथ-साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें ऐसी किस प्रकार से हैं विदेश मंत्री के सिद्धांतों की। तो बातें अपने विचार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी सेशन पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिए, बाकी सत्य तक शेयर कीजिए। बाकी की बातें होंगी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।